नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जियोग्राफी कक्षा 11 अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में अपने चर्चा कर रहे थे। आज अपना टॉपिक है भूगोल की शाखाएँ। भूगोल की दो शाखाओं पे अपने चर्चा कर ली थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में हमने जान लिया था। नेक्स्ट जो तीसरी शाखा है भूगोल की वो है जीव भूगोल। तो आज अपने जीव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। जीव भूगोल में हम किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जीव भूगोल से संबंधित जो जानकारी है वो आज अपने हासिल करते हैं। जीव भूगोल के अंदर क्या है, इसमें पशुओं और उसके निवास स्थान, इसमें पशुओं और इसके निवास स्थान के बारे में अपने निवास स्थान, स्थानिक स्वरूप, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन। यानी जो जीव भूगोल है इसमें अपने क्या करते हैं, इसमें इस पृथ्वी पे जो पशुओं के निवास स्थान हैं, स्थानिक स्वरूप हैं, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपने क्या है पढ़ते हैं। दूसरा है इसकी जो शाखा है जीव भूगोल की, जो दूसरी शाखा है वो है वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल के अंतर्गत अपने क्या करते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र का, उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का, स्थानिक का अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान में अपने क्या पढ़ते हैं, प्रजातियों के निवास, प्रजातियों के निवास, स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन, क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन अपने पारिस्थितिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरणीय जैसे समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि ह्रास है, भूमि का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण है, संरक्षण की चिंता है, इनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो भूगोल की जो प्रथम शाखा है जीव भूगोल, और जीव भूगोल की अन्य 3 शाखाएं हैं, उनके अंतर्गत हम किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं ये बात अपने जानी। जीव भूगोल में क्या है, इसमें पशुओं और इसके निवास स्थान, स्थानिक स्वरूप, भौगोलिक विशेषताओं का अपने अध्ययन करते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र के रूप में, स्थानिक प्रारूप के रूप में अध्ययन। पारिस्थितिक विज्ञान है प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन। पर्यावरणीय भूगोल पर्यावरणीय समस्याएं, भूमि प्रदूषण इत्यादि उनके संरक्षण की जो चिंता है उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट जो थी शाखा, वो है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। प्रादेशिक उपागम के आधार पर, यानी प्रादेशिक उपागम के आधार पर हम वृत्त, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, ठीक है, वृत्त, दूसरा मध्यम, तीसरा है प्रादेशिक क्षेत्रीय। यानी प्रादेशिक के आधार पर हम बड़े स्तर पे, ठीक है, जैसे भारत है तो पूरे भारत का, फिर राज्यों का एक एक करके, फिर राज्यों के अंदर, ठीक है, जिलों का, ऐसे अलग अलग, ठीक है, डिवाइडेशन में अपने क्या है उन तथ्यों को जानते हैं। ग्रामीण इलाका नियोजन शहर, दूसरा क्या है ग्रामीण इलाका नियोजन, नगर नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। इनके आधार पर क्या है अपने भूगोल के विभिन्न तथ्यों को जानते हैं। फिर प्रादेशिक विकास, तीसरा प्रादेशिक विकास। भौगोलिक चिंतन, इसके अंदर दर्शन के अंतर अपने भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतः प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, विधि तंत्र एवं तकनीक, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण के द्वारा हम जानते हैं। परिणामात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों के माध्यम से, भू संरचना विज्ञान तकनीक, GIS के माध्यम से, GPS के माध्यम से हम पूरा जो भौगोलिक धरातल है उसको जानने का प्रयास करेंगे। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है वह नई सोच, नई समस्या, नई विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरण जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। तकनीक ने विद्वानों को वृत्त मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि होती है। यानी विश्लेषण हमें जानने के अंदर क्या है, अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोल दिया है। अब हम घर बैठे ही, ठीक है, कहीं से भी भौगोलिक जो सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीक ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीक के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में पढ़ेंगे, आप अपनी कुशलता में सुधार करते हैं, उनके उपयोग के विषय का ज्ञान होगा। ठीक है, ये जो बातें हैं अपने प्रैक्टिकल की जो बुक है, प्रयोगात्मक जो बुक है जियोग्राफी की, उसके अंदर करेंगे। अब भौतिक भूगोल है, इसका महत्व क्या है, यानी भौतिक जो भूगोल हैं अपने जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, ऊंचावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि होते हैं।
यानी कौन कौन से तथ्य पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में? अपने भौतिक भूगोल में क्या है? भू आकृतियों के बारे में, प्रवाह, ऊंचावच स्थान है जो धरातल के, वायुमंडल है, इसकी बनावट है कैसी है, तत्व कौन कौन से हैं, जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि इस पे अपने चर्चा करते हैं। जैवमंडल जीव के स्वरूप, मानव, वृद्ध जीव एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचाल एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है, मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मानव अनेक क्रियाएं इसी पे करता है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए करता है। मानव जो मैदानों का प्रयोग है वो किस लिए करता है? कृषि कार्यों के लिए करता है। पर्वत, चरागाहों, वनों, पर्यटन स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित भी करती है। घरों के जलवायु का वनस्पति सदस्य, प्रतिरूप, पशुपालन, कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव रखता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलक एयर कंडीशनर जो है, जैसे वायुशीतक, एयर कंडीशनर को वायुशीतक, वातानुकूलक, तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर को पुनर्व्यवस्थित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली व अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी क्या है? संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज फील्ड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीकरण पुनः स्थानीय संसाधन हैं जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करते हैं। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों का समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का क्या है? उपयोग करता है। भौतिक जो पर्यावरण है वो हमें संसाधन उपलब्ध कराता है और मानव क्या है? इसका उपयोग करता है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है, अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है और तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक संतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत होता है। अगर हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं तो हमें क्या है? सतत विकास, भौतिक वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक वातावरण के ज्ञान के बगैर हम सतत विकास की कल्पना नहीं कर सकते, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जीव भूगोल की जो शाखा थी उसके बारे में प्रादेशिक उपागम के आधार पर हम किन किन तथ्यों का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं, इन सब तथ्यों को और इसका भौतिक भूगोल का हमने आज महत्व समझा। इसी के साथ आपका अध्याय 1 संपूर्ण होता है। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।